नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केरल के नीलांबुर उपचुनाव की। जी, हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो कांग्रेस पार्टी की रणनीति पर काफी रोशनी डालते हैं जी। और कुछ विवादास्पद गठबंधनों की बात भी सामने आ रही है। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये गठबंधन भारत के जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत हैं, हुँ, उनके साथ मेल खाते भी हैं या नहीं? हुँ, तो चलिए आज इसी मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। तो देखिए जानकारी ये है कि नीलांबुर में कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो यूडीएफ है, मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, हाँ, यूडीएफ। उसे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का खुला समर्थन मिला है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पार्टी है, वेलफेयर पार्टी, इसका वैचारिक जुड़ाव जैसा स्रोत बताते हैं, जमाते इस्लामी के साथ रहा है। अच्छा, जमाते इस्लामी, हाँ, इनका नाम तो काफी चर्चा में रहा है, विवादों से भी जुड़ा रहा है ना? स्रोतों में क्या कुछ खास बताया गया है इनके बारे में? कोई उदाहरण? हाँ, हाँ, स्रोतों में ज़िक्र है। जैसे यही बात ये कही गई है कि जमाते इस्लामी का जो छात्र संगठन है, उसने कथित तौर पर अजमल कस्साब की मौत पर शोक मनाया था। ओ, और इसके अलावा मिस्र के एक विचारक हैं सैयद कुतुब। कई लोग उन्हें कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा का एक प्रमुख स्तंभ मानते हैं। हाँ, सुना है ये नाम। तो उनका महिमा मंडन करने की बात भी इन दस्तावेजों में सामने आई है। तो ये चीजें हैं जो संगठन की विचारधारा पर सवाल खड़े करती हैं, ऐसा स्रोत मानते हैं। ये वाकई गौर करने वाली बात है। तो क्या ये गठबंधन सिर्फ वेलफेयर पार्टी तक ही सीमित है या फिर स्रोतों में और भी पार्टियों का जिक्र है इस तरह के विवादों से जुड़ा हुआ? नहीं नहीं, बात यही तक नहीं है। इन स्रोतों से ये भी पता चलता है कि गठबंधन में पीडीपी भी शामिल है। अब यहाँ ये साफ कर दें कि ये केरल वाली पीडीपी है। अच्छा, केरल वाली। हाँ, जिसके नेता अब्दुल नासिर मदनी हैं। और मदनी पर तो आपको याद होगा शायद 2008 के बैंगलोर सीरियल धमाकों में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। ये रिपोर्ट्स में दर्ज हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, मदनी का मामला। और एक और दिलचस्प बात यह है कि नीलांबुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो वायनाड संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। हाँ, वाई नॉट, जहाँ से अब प्रियंका गांधी सांसद हैं। बिल्कुल। तो ये चीज इस पूरे मामले को थोड़ा और पेचीदा बना देती है। तो जाहिर है इस पर प्रतिक्रिया तो आई ही होगी, मतलब इस तरह के गठबंधनों पर। स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? हाँ, प्रतिक्रिया तो हुई है और काफी तीखी भी। जैसे एक बड़ा उदाहरण है केरल का कैथोलिक कांग्रेस संगठन। अच्छा। उन्होंने इस गठबंधन को सीधे सीधे अवसरवादी, सिद्धांतीन और देश के लिए खतरनाक कहा है, उनके शब्दों में। हम्म। और एक विडंबना भी है इसमें। कांग्रेस के ही एक बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय उम्मन चांडी। जी, उम्मन चांडी। स्रोत याद दिलाते हैं कि उन्होंने कभी जमाते इस्लामी को केरल के सबसे खतरनाक इस्लामिक संगठनों में से एक बताया था। तो ये कांग्रेस के अंदर ही एक तरह का विरोधाभास दिखाता है। हाँ, ये तो बड़ा विरोधाभास है। क्या स्रोत इसे किसी बड़ी राजनीतिक प्रवृत्ति से जोड़कर देख रहे हैं, मतलब कोई पैटर्न? हाँ, कई स्रोत तो इसे कांग्रेस की वो जो कथित तुष्टीकरण राजनीति वाली बात कही जाती है ना, हाँ हाँ, वो आरोप तो लगता रहा है। उसी के एक और उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं। मतलब आलोचक कहते हैं कि चुनावी फायदे के लिए किसी खास समुदाय को अनुचित रियायतें देना या ऐसे समूहों से समझौता कर लेना जिनके विचार विवादास्पद हों। हम्म। और इसके साथ ही वायनाड में राहुल गांधी के कार्यकाल के दौरान विकास की कथित कमी पर भी सवाल उठाए गए हैं। अच्छा, विकास के मुद्दे भी हैं। हाँ, कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के आने से लोगों को उम्मीद थी कि कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन पार्टी अब इन गठबंधनों के विवाद में उलझती दिख रही है। तो ये सिर्फ एक स्थानीय उपचुनाव का मामला नहीं रह गया है। सही बात है। ये कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि और क्षेत्रीय चुनावी मजबूरियों के बीच जो संतुलन बनाने की कोशिश है, या आप कहें कि जो चुनौती है, हाँ, उसका एक छोटा सा प्रतिबिंब लग रहा है। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। लेकिन एक बात और, क्या इन स्रोतों में कांग्रेस या यूडीएफ की तरफ से कोई तर्क दिया गया है? मतलब इस गठबंधन के पीछे कोई वजह, कोई मजबूरी या कोई रणनीतिक सफाई? उनका पक्ष क्या है? देखिए, जिन स्रोतों को हमने देखा है उनमें मुख्य रूप से आलोचना और चिंताएं ही ज्यादा हैं। कांग्रेस या यूडीएफ की तरफ से इन खास गठबंधनों के बचाव में कोई बहुत विस्तृत तर्क या सफाई वो इन दस्तावेजों में प्रमुखता से नहीं दिखती। अच्छा। ज्यादातर विश्लेषण बाहरी लोगों का है, आलोचकों का है, जो इसे बस चुनावी गणित साधने की कोशिश मान रहे हैं, भले ही इसके लिए सिद्धांतों से समझौता करना पड़े, ऐसा उनका मानना है। तो कुल मिलाकर ये सारे स्रोत हमें किस नतीजे पर पहुंचाते हैं? इनके निचोड़ क्या निकलता है? आखिर में ये सभी स्रोत एक बहुत ही बुनियादी और गंभीर सवाल पर आकर रुकते हैं। वो क्या? सवाल ये कि चुनावी जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल और खासकर कांग्रेस जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी वो किस हद तक जाने को तैयार है। क्या जो तात्कालिक चुनावी फायदा है उसके लिए उन सिद्धांतों को जिन्हें पार्टी अपनी नींव बताती आई है, उन्हें ताक पर रखा जा सकता है?
और यही सवाल शायद हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक अहम मुद्दा है ये कि क्या थोड़ी समय की चुनावी सफलता के लिए जो लंबे समय के वैचारिक सिद्धांत हैं या देश का जो सामाजिक ताना बाना है, क्या उसे दांव पर लगाया जा सकता है? और इस तरह की राजनीति का, इस तरह की रणनीतियों का देश की राजनीति के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है।